Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agattantra, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to start my session on General Agattantra Introduction and I will discuss about the syllabus of BMS third year's Agattantra subject. अगर तंत्र बेसिकली आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद की एक शाखा है जिसमें हम विष चिकित्सा और विष के विभिन्न एस्पेक्ट्स या उनके पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सीसीआईएम के द्वारा प्रायोजित सिलेबस में अगर तंत्र का बहुत इलाबोरेट करके हमें अध्ययन करने किया जाता है। आज हम इसके सिलेबस के संदर्भ में इसके फोर्थ सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें है कि विष परीक्षा डिटेक्टेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ विष। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के अनुसार विष का परीक्षण कैसे किया जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे एनिशिएंट आयुर्वेदा में इतना साइंटिफिकली विष चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है विष के या पॉइजनिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए। किस तरह की पॉइजनिंग है, उसके इफेक्ट क्या है, क्योरेबल है या इनक्योरेबल। लेकिन पुराने समय में इन सब का अभाव था, फिर भी इतनी सटीक रूप से वैज्ञानिक तरीके से विष की व्याख्या की गई है तो हमें बड़ी हैरानी होती है सोचने पे। और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट उस एस्पेक्ट को समझे और मॉडर्न के साथ कंपैरिजन करके आयुर्वेद ट्रीटमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास करें। इस संदर्भ में मैं अगत तंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करूंगी। इसके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के अनुसार विष का परीक्षण कैसे किया जाता है। बिना लेबोरेटरी के आयुर्वेदिक तरीकों से विष का परीक्षण करना अपने आप में बहुत सी असंभव लगने वाली चीज़ है, लेकिन इसका हमारे स्टूडेंट्स के लिए जानना इतना आवश्यक है और समझना पड़ेगा उन्हें। इसमें हम पढ़ेंगे सुश्रुत के अनुसार विष के परीक्षण कैसे किए जाते थे। अष्टांग आयुर्वेद के अनुसार अष्टांग हृदय में विष परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रचलन है। चरक चिकित्सा में किस तरह से विष का परीक्षण किया जाता था। वाभक के अनुसार विषाक्त द्रव्यों का परीक्षण कैसे किया जाता है, माना कि लिक्विड जो विष होते हैं उनको एग्जामिनेशन कैसे किया जाता था बिना किसी संसाधनों के। विषाक्त अन्न का अग्नि पर परीक्षण। सुश्रुत के अनुसार द्रव विष का परीक्षण। पंच महाभूत से विष का परीक्षण। सुश्रुत के अनुसार विष दाता के लक्षण। कई बार जो पॉइजनिंग होती है वो इंटेंशनली भी होती है या एक्सीडेंटल भी होती है। अगर किसी की विष के कारण डेथ हुई है तो हमें समझना पड़ेगा कि इसको विष दिया गया है या फिर इसने जानबूझ के खुद ही उसका सेवन किया गया। इस संदर्भ में क्योंकि अगर तंत्र अपने आप में एक मेडिकल लीगल एस्पेक्ट भी रखता है तो बहुत सारे इंटेरोगेशन के दौरान हमें किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता चल जाता है कि इसके तो उसका बहुत डिटेल वर्णन सुश्रुत में किया गया है कि विषदाता का उस टाइम क्या रिएक्शन होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि अगर इंटेंशनली विष को दिया गया है तो उसके क्या सिम्टम होने चाहिए। इस संदर्भ में विष कन्या, क्योंकि पुराने जमाने में चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में विष कन्या का बड़ा प्रचलन था, तो उसके लक्षण, विष देने के साधन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पॉइजन, कौन कौन से तरीके हैं, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पॉइजन के क्या क्या तरीके हैं शरीर में पहुंचाने के, एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। इन सब की डिटेल व्याख्या हमारी सुश्रुत संहिता में वर्णित की गई है। बिग मार्क से प्रविष्ट विष के रूप, लक्षण एवं चिकित्सा। विषपीत के लक्षण एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉइजनस पेशेंट। हर पेशेंट, हर पॉइजन का अपना एक अलग सिम्टम होता है, इसके आधार पर पहचाना जाता है कि इसने किस तरह के विष का सेवन किया गया। आयुर्वेद में बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि विष को कैटेगराइज किया गया एनिमल विष, पॉइजन विष, या फिर आप यूँ कहें स्थावर विष, जंगम विष। तो प्रत्येक विष की पॉइजनिंग, प्रत्येक जो हर्ब्स है या जो भी विष है उनके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग उनकी चिकित्सा भी होती है। इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है सुश्रुत में। फॉर एग्जाम्पल, जांगम विष के सामान्य लक्षण क्या है। जांगम विष मतलब एनिमल जो पॉइजनिंग होती है, एनिमल जो बाइट्स होते हैं, बिच्छू के कांटे के अलग लक्षण होते हैं, सांप के कांटे के अलग लक्षण होते हैं। आपने अगर एनिमल को नहीं देखा है तो आप तुरंत कैसे पहचानेंगे कि ये किस तरह के बाइट से पॉइजनिंग हुई है। इन सब का बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। ऐसे ही स्थावर विष के सामान्य लक्षण। स्थावर विष मतलब वेजिटेबल पॉइजन जो होते हैं। कई बार
जैसे आंकड़ा है, बहुत ही कॉमन सा अर्कल, ये है तो औषध के रूप में आयुर्वेद में बहुत काम में लिया जाता है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक सेवन किया जाए तो यह विष का काम कर जाता है। तो उसके लक्षण अलग होते हैं। आप लक्षणों के आधार पर कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये किस तरह के विषाक्त द्रव्य का सेवन किया गया है? तो इन सब की डिटेलिंग आयुर्वेद में बहुत अच्छे से की गई है। Diagnosis and detection of poison as per modern science. Diagnosis of poisoning in living, उसके different point बताए गए हैं. For example, firstly you will take history, then physical examination and clinical feature, chemical analysis of vomits, fluids, blood or urine to diagnose the poison, toxicological analysis of poison by chemical test and modern techniques। इस तरह के डिटेक्टेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ विष के बहुत सारे पहलुओं का इस पॉइंट के अंतर्गत आपके सिलेबस में वर्णन है, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का समन्वय बिठाते हुए सब्जेक्ट को समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। हम इसमें कितने सफल होते हैं एज ए टीचर, ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट में है कि आयुर्वेद के अनुसार विष चिकित्सा के प्रोसीजर क्या है, आप कैसे उनका विष को शरीर से कैसे बाहर निकालेंगे, उसके निवारण के क्या क्या प्रयास हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। हम 24 उपक्रम के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। पहला है मंत्र चिकित्सा या चैंटिंग, दूसरा अरिष्ट बंधन, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट, थर्ड वन इज उत्कर्तन, incision or excision of the poisonous material from the body. Fourth is nishpiran, the squeezing of blood. Fifth one is achushan, sucking out blood. Sixth is दाह या अग्निकर्म और cauterization. Seventh one is परिषेक, sprinkling of water. Eighth one is अवगाह है, bath or complete body wash. Ninth one is Rakta Moksha, in which we will take bloodletting with special techniques. Then induced emesis or Vaman, Virechan, induced purgation. 12th one is Upadhanam. 13 is Hridyavam, protective measures of heart. Fourth one is Anjan or collyrium. 15th one is nasal medication or Nasya. 16th one is Leh or aliquotry. 17 is Dhum or medicated fumigation. 18 one is Aushad, internal administration of medicaments. 19th one is Prashaman, suppressive drugs and procedures. 20th is Pratisaran, rubbing of medicated powder. 21 is Prativish or antidote. 22 is Sangya Sthapan, procedure to make a conscious from unconscious patient. LAP is application of medicated paste. 24th is Mrit Sanjeevan, resuscitation. So these are the 24 elements to विष चिकित्सा मेंशन इन आयुर्वेदा। और इसके अतिरिक्त स्थान के अनुसार विषाक्तता का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू साइट, विष उपद्रवों की चिकित्सा, इस तरह के 24 अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रमों का आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ये अपने आप में हमारे पुराने जो टेक्स्ट है, पुराना आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, उनकी महानता या उनकी वैज्ञानिकता को दर्शाता है। ये आज भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इन 24 उपक्रमों का अलग अलग मॉडर्न प्रोसीजर्स के साथ किया जाता है। बेसिक थीम यही है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि 24 उपक्रमों के आधार पर आज भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इनका प्रयोग किया जाता है। छठा पॉइंट है इसके अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार सामान्य विष की चिकित्सा का सूत्र या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइजनिंग मैनेजमेंट एज पर मॉडर्न। Firstly, we will take resuscitation, in which airway management, breathing management, circulation management, removal of unabsorbed poison, inhaled poison, objected poison, contact poisoning through skin, wound, and natural orifice, gastrointestinal decontamination, administration of milk or water for dilution of toxins, induced emesis, gastric lavage or we can say stomach wash, use of antidote, need of antidote. According to their mode of action, antidotes are classified as physical or mechanical antidote,
केमिकल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, chelating agent, serological antidote, methods of elimination of absorbed poison from body. These are forced alkaline diuresis, extracorporeal treatment of intoxication, hemodialysis, continuous hemofiltration techniques और hemoperfusion। जैसा कि हमें अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र और आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। कुल मिला के आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वही सब प्रयोग किया जा रहा है जो पुराने समय में, बस तरीके वही हैं, तकनीक बदल गई है। और इसका हमें हमारे स्टूडेंट्स को इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से अगत तंत्र का समन्वय करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी अगली पीढ़ी हमारे लिए और मानव संसार के लिए विश्व चिकित्सा के संदर्भ में कुछ कर पाएगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरा सेशन से आपको अवश्य लाभ पहुँचा होगा, क्योंकि अगत तंत्र आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आयुर्वेद के अन्य सब्जेक्ट्स का अपना ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।